अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ सीख लें। एंड एज़ यू ऑल नो कि लॉकडाउन सिचुएशन अगेन लग चुकी है और ये तमाम सिचुएशन ना सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए बल्कि टीचर्स के लिए भी बहुत टफ है। ऑल्दो हम सीख ले पे तमाम चीज़ें इन वीडियो लेक्चर्स और एनिमेशंस के थ्रू जो है वो इजीली देख लेते हैं। सो हम आज का टाइम भी वेस्ट नहीं करते और आज मैं प्रोसीड करने लगा हूँ फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 3। और चैप्टर नंबर 3 को स्मार्ट सिलेबस के लिहाज से थोड़ा सा शॉर्ट और स्मार्ट किया गया है। तो हम देखते हैं कि हमने आज इसके कौन से 2 या 3 टॉपिक्स के ऊपर फोकस करना है। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड विद मी और आइए चल के देखते हैं हम आज की वीडियो। वेलकम बैक। तो फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए इनिशियली तमाम कॉन्सेप्ट्स को ग्रैब करना बहुत ज़रूरी है और अगर आप ये नहीं करते तो जाहिर सी बात है, अगर आपकी बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो आप बाकी चैप्टर्स किस तरीके से करेंगे। चैप्टर नंबर 3 में इनिशियल 3 टॉपिक्स जिसमें हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी टाइम ग्राफ था, इन टॉपिक्स को स्मार्ट सिलेबस में एलिमिनेट कर दिया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर ये यहाँ से निकाल दिया गया है तो ये कभी भी लाइफ में आपको इससे पाला नहीं पड़ना या आपको कहीं भी ये चीज़ें एमसीक्यूज़ में डिस्कस नहीं होंगी। ये बिल्कुल होंगी और ये एमसीक्यूज़ में इनके कॉन्सेप्ट आ भी सकते हैं। सो इसलिए मेक श्योर कि अगर आप ये टॉपिक वाइज ये तमाम चीज़ छोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं आप इसके डेफिनेशंस जो है वो लाजमी कर लें। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो कि सिर्फ आपको फिंगर टिप्स पे हो, आपको पता हो कि इसमें ये चीज़ हो रही है, आप काइंडली वो ज़रूर कर लिया करें। सो क्लास में मैं उसी चीज़ के ऊपर फोकस करता हूँ, लेकिन आज का मेरा टॉपिक जो है दैट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम मोमेंटम। सो लेट्स सी कि हम मोमेंटम को किस तरीके से प्रोसीड करते हैं। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल कोट करना चाहूँगा कि लेट्स सपोज मैं अगर मूव कर रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, तो मेरे अंदर आप 2 क्वांटिटीज़ को इजीली देखते हैं। एक मेरा मास मौजूद है और दूसरा मैं वेलोसिटी या स्पीड जो है वो गेन कर रहा हूँ जब मैं चल रहा हूँ। सो अगर मैं इन दोनों क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ऐसी क्वांटिटी कहलाती है मोमेंटम। सो मोमेंटम इज़ बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। जाहिर सी बात है, मैं ये चीज़ें अपने ऊपर तो एक्सपेरिमेंटली नहीं आपको दिखा सकता, तो यहाँ पर हम एक न्यूट्रल बॉडी एज्यूम कर लेते हैं, दैट इज़ अ बॉल। तो अगर आप बॉल में मोमेंटम बताना चाहते हैं तो आप इसके मास को, इसकी वेलोसिटी जो ये गेन कर रही होगी, उसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। दिस क्वांटिटी इज़ कॉल्ड द मोमेंटम। हम मोमेंटम की कुछ एग्जांपल्स मज़ीद फर्दर आगे भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम रिलेट करते हैं मोमेंटम को विद न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ एज यू ऑल नो, आप लोगों को पता है, दैट इज़ F इज़ इक्वल टू ma। यहाँ पर मैं चीज़ें थोड़ी सी बुक से एक्स्ट्रा इसलिए बताता हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो हम ज़रा गौर करते हैं इस F इज़ इक्वल टू ma के ऊपर। यहाँ पर आपके पास फोर्स जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगेगी तो वो उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी, और मैथ जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है दैट इज़ कांस्टेंट इन एन एक्सपेरिमेंट। यानी अगर आप टेबल को घसीटते हैं या टेबल के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो वो उसका मैस होगा, अगर आप चेयर को के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो वो उसका मैस है। तो यहाँ पर मैस वेरी करेगा फ्रॉम एक्सपेरिमेंट टू एक्सपेरिमेंट, बट वो एक एक्सपेरिमेंट में कांस्टेंट रहेगा। आपके पास फिजिक्स में जितने भी एक्सप्रेशन आते हैं जिसमें लेफ्ट साइड के ऊपर आपके पास एक क्वांटिटी होती है और राइट साइड के ऊपर आपके पास 2 क्वांटिटीज़ होती हैं, उसमें जनरल डिस्कशन के लिए मैं आपको डिपेंडेंसी बता रहा हूँ कि कैसे होती है। तो आपके पास फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जाएगा मैस के, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्सेलरेशन के। दोनों के मतलब समझते हैं, यानी कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट का मैस ज़्यादा है दैट रिक्वायर अ लार्ज फोर्स कि वो एक्सेलरेट हो सके, और किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप ज़्यादा फोर्स जो है वो अप्लाई करेंगे तो उसके अंदर ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। तो ये दोनों सेंटेंस बोलने में अलग अलग हैं, लेकिन ये डायरेक्टली डिपेंडेंसी दे रहे हैं इस चीज़ के। अब आ जाते हैं मैस और एक्सेलरेशन जो कि राइट साइड के ऊपर एक साथ पड़ा हुआ है। सारी एक्सप्रेशन जिसमें राइट साइड के ऊपर 2 प्रोडक्ट हो और आपस मल्टीप्लाई हो रही हो, जैसे v इज़ इक्वल टू आई आर, या आपके पास पावर इज़ इक्वल टू वी आई, या F इज़ इक्वल टू एम ए, तो यहाँ पर जो आपके पास एम ए है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, विच मीन्स कि जिस ऑब्जेक्ट का ज़्यादा मैस होगा उसमें कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी और जिस ऑब्जेक्ट का कम मैस होगा उसमें ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। तो हमने इन दोनों चीज़ों को आपस में रिलेट करना है, यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है और यही हमारी नेक्स्ट डेरिवेशन है। तो देखें हम इसको किस तरीके से रिलेट करते हैं। तो यहाँ पर हम जो है फोर्स इज इक्वल टू एम है और यहाँ से हम एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, ए इज इक्वल टू एफ ओवर एम। और इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि हमारे अगर एक बॉल, जो भी मैंने आपको प्रीवियसली एक एग्जांपल दी थी, इसमें आप एक जगह से दूसरी जगह इसको मूव करो तो इसमें भी वेलोसिटी का चेंज होगा और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। तो इसकी एक्सेलरेशन बराबर है वी एफ माइनस वी आई ओवर
टी के विच इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। अब आपके पास दो इक्वेशंस आ चुकी हैं, एक आपने एक्सेलरेशन निकाल लिया फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ, दूसरा एक्सेलरेशन आपने जनरली एक एग्जांपल से निकाला जिसमें आप ये तमाम चीज़ कर रहे हैं। आप इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए, कंबाइन कर दीजिए, कंपेयर कर दीजिए। तो जब आप ऐसा करते हैं तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे F/m आएगा और राइट हैंड साइड पे VF माइनस VI/T आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप कर लेते हैं तो आपके पास क्वांटिटी बनेगी MVF माइनस MVI/T इज इक्वल टू फोर्स। ये MVF और MVI क्या है, जिस तरह हमने इनिशियली पहले पढ़ा कि ये मोमेंटम है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, लेकिन ये एग्जैक्ट मास एंड वेलोसिटी नहीं है। यहाँ पर आपको फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी दिखाई दे रही है, तो ये मोमेंटम है जो कि फाइनल मोमेंटम है और इनिशियल मोमेंटम है, और ये टाइम से डिवाइड हुआ हुआ है। तो टाइम से कोई भी क्वांटिटी जो है जो डिवाइड हो जाए उसको हम रेट के तौर पर डिफाइन करते हैं। सो बेसिकली दिस इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो कि हमारे पास अप्लाइड फोर्स के बराबर आ रहा है। अब हम आते हैं उस टॉपिक के ऊपर जो कि हमारे पास स्मार्ट सिलेबस के तहत इंक्लूड है, दैट इज़ इम्पल्स। और इम्पल्स अगर मैं आपको ये प्रीवियस चीज़ें नहीं बताता तो आपको ईजिली क्लियर नहीं होना था। अब बची हुई क्वांटिटी, यानी अभी आपने सिर्फ मैस को जो है दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई किया था, अब आप टाइम को भी फोर्स के साथ अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये जो मेरे पास क्वांटिटी बन रही है दैट इज कॉल्ड इम्पल्स। और इम्पल्स क्या होता है, तो इसको हम डिफाइन करते हैं जब भी एक बॉडी पे फोर्स अप्लाइड हो रही हो फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, तो उस चीज़ को हम कहते हैं कि दैट इज इम्पल्स। और ये क्वांटिटी जो आपको नजर आ रही है F/T, दिस इज नोन एज इम्पल्स। बुक में बहुत सारी एग्जांपल दी गई है जिसमें फुटबॉल को किक करना या क्रिकेट बैट का एक बॉल को हिट करना, ये तमाम चीज़ें इम्पल्सेस हैं जिसमें फोर्स एक्ट हो रही है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। यहाँ पर इम्पल्स के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एंड आई प्रेफर कि अगर आप वो क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में बता देंगे तो मेरे लिए ईजी हो जाएगा उस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना। इसके साथ हम चलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे, जहाँ हमने मोमेंटम पढ़ लिया, हमने इम्पल्स पढ़ लिया, अब उन चीज़ों को कंजर्व करने का टाइम आ गया है। तो कंजर्वेशन का मतलब सबसे पहले जनरली समझें कि क्या चीज़ है। कंजर्वेशन का मतलब है बचा हुआ रहना। फिजिक्स में बचा हुआ रहने का मतलब ये है कि आप एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, अगर आपकी इनिशियल हालत फाइनल हालत के बराबर है दैट मीन्स कि आप मोमेंटम को कंजर्व कर चुके हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आप कंजर्वेशन वाले लॉ में नहीं आते। ये चीज़ ना सिर्फ मोमेंटम के लिए है बल्कि एनर्जी के लिए है, मास के लिए है। ये तमाम कंजर्वेशन के लॉज आपने देखने हैं। तो मैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आपको बताता हूँ, छोटी सी जो है एक फॉर एग्जांपल के तौर पे आप इस तमाम चीज़ को लें। लेट्स सपोज आपके पास एक बॉल है और उस बॉल को मैं यहाँ से ड्रॉप करता हूँ, ज़मीन पे छोड़ता हूँ, वो ज़मीन से बाउंस बैक होके वापस आती है, लेकिन मैंने उसको इस हालत पे छोड़ा था, इस पॉइंट पे छोड़ा था, लेकिन जब वो बाउंस होके बैक आती है तो वो यहाँ तक पहुँचती है। तो इसका ये मतलब कि यहाँ से यहाँ तक जो वो रीच नहीं कर पाई उसने इतनी एनर्जी लूज़ कर दी है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका यही मतलब हुआ कि ये कंजर्वेशन के लॉ को होल्ड नहीं कर पाई। जितनी इसकी इनिशियल एनर्जी थी, जितनी इसकी इनिशियल हालत थी, ये फाइनल हालत तक नहीं पहुंच पाई है। सिमिलरली इसकी जगह अगर मैं एक पिंग बॉल या सिमसम बॉल ले लेता हूँ तो वहाँ उसमें बाउंस ज़्यादा होता है, उसमें इलास्टिक नेचर ज़्यादा होती है, तो उसको मैं इनिशियल हालत से छोड़ता हूँ और वो वापस उसी हालत तक पहुँच जाती है, बल्कि समटाइम उस हालत से भी ऊपर वो जंप कर जाती है। तो दैट मीन्स कि उसने अपनी इनिशियल हालत को मेंटेन रखा है। तो दैट इज इन लॉ ऑफ कंजर्वेशन। अब हम देखते हैं कि मोमेंटम का लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या है। तो आपकी बुक कहती है कि आप एक आइसोलेटेड सिस्टम कंसीडर करें। आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं हो रही होती, बल्कि जो इस सिस्टम में मौजूद है वही आपस में एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा। यहाँ पे उसने एग्जांपल आपको गैस मॉलिक्यूल्स की दी है जो कि एक वेसल में इनक्लोज है। आप अज्यूम कर लें अगर आपके पास एक वेसल में गैस मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं तो ये इनके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाई जाती, बल्कि यही अपने रैंडम मोशन की वजह से एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्ट करते हैं। यही चीज़ हम अगर फिजिक्स में आ जाए तो हम कंसीडर करेंगे दो रोटेटिंग बॉल्स वाली एग्जांपल जो हमने प्रीवियसली भी की थी। लेट्स सपोज आपके पास दो रोटेटिंग बॉल्स हैं और ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। पहली बॉल का मास m1 है, दूसरी बॉल का मास m2 है। पहली बॉल मूव कर रही है विद वेलोसिटी v1, नेक्स्ट बॉल मूव कर रही है विद वेलोसिटी v2। अब ये आफ्टर सम टाइम्स अगर v1 ज़्यादा है, पीछे वाली की वेलोसिटी ज़्यादा है, तो ये कोलाइड कर जाएंगी। कोलाइड करने के बाद अगेन ये जो इनकी फाइनल वेलोसिटीज़ हैं वो थोड़ी सी चेंज हो गई। हो सकता है ये कम हो जाए, हो सकता है ये ज़्यादा हो जाए, लेकिन यहाँ पर क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यूज़ नहीं है इसलिए सिर्फ हमने लॉजिकली ये डील करना है। अब जो इनकी फाइनल वेलोसिटी है दैट इज़ v1 प्राइम और v2 प्राइम।
अब ज़रा यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि जब ये एक दूसरे से कोलाइड की हैं, यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि कोलाइड करने से क्या ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर गई हैं, या ये रुक गई हैं, या क्या हुआ है। तो बेटा ये कोलाइड करने से उसी डायरेक्शन में चल रही हैं, बिकॉज ऐसी कोलिजन जो है ये इम्पल्सेस हैं, जो कि सिर्फ पीछे बॉल ने अगली वाली बॉल को टच किया है, एक फोर्स एक्सर्ट की है और आगे चल पड़ा है। सो यहाँ पर अगर मैं इम्पल्सेस को शो करूँ तो एक बॉल दूसरी के ऊपर फोर्स लगा रही है, जिसको मैं एफ कह देता हूँ, और दूसरी बॉल एक्शन और रिएक्शन की वजह से पहली के ऊपर फोर्स लगा रही है, जिसको मैं एफ प्राइम कह देता हूँ। अब हम एक एक करके इनके इम्पल्सेस फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम इम्पल्स लिख रहे हैं अपनी बॉल 1 का, सो दैट विल बी एफ क्रॉस टी, और इसमें आ जाएगा जी इसका फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, जैसे कि हमने पीछे इम्पल्स में पढ़ा था। सिमिलरली अब आप सेकंड बॉल का इम्पल्स लिखें तो ये एफ प्राइम इंटू टी हो जाएगा, और उसमें सेकंड बॉल का फाइनल मोमेंटम माइनस सेकंड बॉल का इनिशियल मोमेंटम शामिल है। ये दोनों इम्पल्सेस आपके पास कोलिजन के तौर पे, एट कोलिजन पे दोनों एक साथ आ रहे थे, तो हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में। तो देखिए आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें एफ क्रॉस टी एंड एफ प्राइम क्रॉस टी ऐड हो चुका। एक्शन और रिएक्शन के तहत फोर्स आर इक्वल एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, जो कि आपको कोलिजन वाले पॉइंट पे नज़र आ रही है। तो एफ जो है वो नेगेटिव एफ के बराबर होगा, जिसकी वजह से हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो ज़ीरो हो रही है, जबकि राइट हैंड साइड में आपको मोमेंटम के चेंजेस मिल रहे हैं। तो आपको यहाँ पर क्या इस चीज़ से पता लगा कि जो आपके पास मोमेंटम्स हैं दैट विल बी इज सम ऑफ इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉल 1 एंड बॉल 2, एंड दैट विल बी इक्वल टू 0, जो कि कांस्टेंट होगा। अगर आप नेगेटिव वाली चीज़ों को एक साइड पे लेके आ जाएं तो फिर हमारे पास डेफिनेशन जो मैं आपको कंजर्वेशन की बता रहा था वो वैलिड हो जाती है, एंड दैट इज़ द सम ऑफ इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल 1 एंड बॉल 2 इज इक्वल टू द सम ऑफ इन फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉल 1 एंड बॉल 2, जिसमें इनिशियल हालत फाइनल हालत के बराबर है, एंड दैट्स हाउ वी कंजर्व द मोमेंटम। हमने मोमेंटम को यहाँ पे कंजर्व कर लिया, आपने एग्जाम्पल भी देख ली, और इसके साथ ही आप कवर करके आ गए आपके 3-4 टॉपिक्स। सो इन टॉपिक्स को आपने अपने साथ रखना है ताकि नेक्स्ट टॉपिक जो कि इलास्टिक कोलिजन वाला है वो करने में आपको आसानी हो, आप उसकी एनिमेशन देख सकें, आपको उसकी डेरिवेशन करने में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक में डेरिवेशन इन्वॉल्व है, और जब तक आप वो डेरिवेशन नहीं करते आपको एग्जैक्ट आपके प्रॉपर मार्क्स नहीं मिलते हैं। फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आपकी सब्सक्रिप्शन से, आपके इस प्यार से, आपके कमेंट करने से मुझे बहुत हौसला मिलता है, बहुत उम्मीद मिलती है कि मेरे तमाम स्टूडेंट्स को ये तमाम चीज़ें पसंद आ रही हैं, वो एनिमेशंस देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एनिमेशंस में टाइम लगता है। सो काइंडली उस चीज़ को अगर आप अपने साथ रखते हैं, उस चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं, तो ये बिलीव मी, ये मेरी नहीं आपकी जीत है। Thank you so much for your time. Thank you so much for your love and support. Keep watching and keep updating me with your comments. Thank you so much, and Allah Hafiz.